सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हो बेटा। दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। आज मैं 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर सबसे पहले तो हम लोगों को एनपीओ के एग्जाम्पल्स दे दो। कौन कौन से है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। क्या बोला मैंने? इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। वो अलग बात है कि इनको प्रॉफिट हो जाता है, बट इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट हो जाता है। यस और नो? काफी सारे एनजीओज भी है सर, प्रॉफिट हो जाता है लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्या फर्क है बेटा? देखो, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों मैं यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, ये मेरी इतनी फीस है। अब मेरे पास ज़्यादा इनकम हो गई और खर्चे मेरे कम है, रिसीट ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट हो जाता है, मेरी इच्छा नहीं है। एनपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं है। अब जैसे पुणे, मैं पुणे सिटी से भी हो बिलोंग करता हूँ, बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र, तेलारा, अकोला जिला में। अब पुणे सिटी में एक फेमस मंदिर है गणपति बाप्पा का, दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट पुणे। तो ये जो दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट है ये अपनी एनपीओ की कैटेगरी में आएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट को डोनेशन आया 1 करोड़ रुपए का और उनके साल भर के खर्चे हुए, पंडित की सैलरी है ना, पूजा का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो सब सैलरी, वहाँ के जो एम्प्लॉय है, वो हुआ समझ लो 10 लाख रुपए। रिसीट हुआ 1 करोड़, खर्चा हुआ 10 लाख, 90 लाख का क्या हो गया? सरप्लस। सेमी यस और नो? इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ये क्या हुआ मेरे लिए? सरप्लस। यस और नो? ये क्या हुआ? सरप्लस। ये क्या हुआ? सरप्लस। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात। सो हमेशा ध्यान रखना बेटा अपने, एनपीओ ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, जहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हो जाता है। कैसे प्रॉफिट? उस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस, उसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस। प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करना है ना। जैसे अपनी पुणे यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे विद्यापीठ एनपीओ में आती है, मंदिर मस्जिद चर्च एनपीओ में आते हैं, काफी सारी संस्थाएं एनपीओ में आती है। यस और नो? सो बस वैसे ही है। तो सर हम लोगों को ये क्यों दिया? फिर हम तो अकाउंटिंग धंधे की करते हैं, बिजनेस की करते हैं, तो हमें क्या एनपीओ की भी अकाउंटिंग करनी है क्या यहाँ पे? नो। अकाउंटिंग जर्नल एंट्री करने का तरीका बिल्कुल सेम है, चाहे बिजनेस हो चाहे एनपीओ। सर फिर यहाँ पे अलग क्या है? जब डेबिट क्रेडिट सब कुछ सेम है सर, जर्नल एंट्री करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, तो एनपीओ क्यों दिया टॉपिक हमें? क्योंकि हमें यहाँ पे एनपीओ में जर्नल एंट्री नहीं मारनी है, हमें एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा सर, हमने पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट बनाए थे 12th में स्टार्टिंग में, वैसा एनपीओ का नहीं है क्या? नो, एनपीओ का फाइनल अकाउंट थोड़ा अलग है। सर हमने 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स में सोल प्रोप्राइटरी का फाइनल अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, वैसा नहीं है क्या एनपीओ का? नो, एनपीओ का थोड़ा अलग है। सो जर्नल एंट्रीज नहीं करना है। जर्नल एंट्रीज तो टॉपिक कोई भी रहो, चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरी रहो, पार्टनरशिप रहो, अपना एनपीओ रहो, कंपनी रहो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहो, जर्नल एंट्रीज डेबिट क्रेडिट के रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे। फर्क कहां रहता है? फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन में। मेरे साथ साथ बोलो, फर्क कहां रहता है? फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन में, बरोबर है। कंपनी के फाइनल अकाउंट अलग तरीके से बनते हैं, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट थोड़े से अलग है, सोल प्रोप्राइटरी का फाइनल अकाउंट थोड़ा अलग है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट अलग है, एनपीओ का फाइनल अकाउंट जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है। चलो, किसी बच्चे के मन में एनपीओ ये वर्ड से रिलेटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट, चलो आगे। ओके, वेरी गुड। जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, जोमेटो, इधर ध्यान दे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा। डन, चल आ जाओ। सर कितने नंबर का कंफर्म आता है बेटा? 12 से 15 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है, कंफर्म। डन। सो एनपीओ वर्ड समझ में आ गया। सर इसके फाइनल अकाउंट में ऐसा क्या है जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं है? बेटा इसके फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है सर? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां से बनेगा? सर बैलेंस शीट बनेगी क्या यहाँ पे? हाँ। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा क्या? ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। सर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा क्या? ना, क्योंकि एनपीओ ट्रेड थोड़ी ना कर रहा है, ट्रेड थोड़ी ना कर रहा है, मतलब यहां ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बनेगा। सर ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बनेगा लेकिन बैलेंस शीट बनेगी। ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बनेगा। तो ट्रेडिंग पी एंड एल की जगह क्या बनेगा? ट्रेडिंग पी एंड एल की जगह, सुनना, ट्रेडिंग पी एंड एल की जगह बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलो मेरे साथ साथ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रेडिंग पी एंड एल की तरह ही है, नाम क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर। सो एनपीओ के फाइनल अकाउंट में क्या रहेगा? एक रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक रहेगी बैलेंस शीट, और तीसरा एक और स्टेटमेंट रहेगा। उस स्टेटमेंट का नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर रिसीट पेमेंट क्यों? एनपीओ के पास टोटल कितना रिसीट आया ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, एनपीओ के पास से टोटल कितना पेमेंट हुआ ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, वो सारी चीजें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी रहती है। जोमेटो, समझा क्या? यस और नो? सो इतनी सारी चीजें एनपीओ में आती है। सो मेरे साथ साथ एक बार बोलना, एनपीओ में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आएंगे? वापस, एनपीओ के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आएंगे? रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। यस और नो? क्लियर? मतलब सर हम लोगों को इस पूरे टॉपिक में ये 3 स्टेटमेंट पढ़ना है। हाँ, बस यही 3 स्टेटमेंट पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये तीनों स्टेटमेंट में कौन से आइटम आएंगे, क्यों आएंगे, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, हमने सॉल्व कैसे करना है, सारी चीज़ों की तरफ अच्छे से ध्यान देना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके आगे कोई भी कोर्स रहो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करूं मैं बच्चों? ओके, सो लिखना है सभी ने मेरे साथ साथ, कुछ चीजें बताऊंगा, नोट्स मेंटेन करना है साथ साथ में। डन? अच्छे से ध्यान देना है और सारी चीजें नोट्स आपने मेंटेन करना है। लिखो मेरे साथ साथ, लिखो बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो और लिखो, ठीक है? सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। टॉपिक का नाम लिख लो, एनपीओ। टॉपिक का नाम लिखना है सभी ने। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन हो जाता है, प्रॉफिट हो, लेकिन उसको वो लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको वो लोग सरप्लस कहते हैं। यस और नो? चलो आ जाओ बेटा, ध्यान देना बच्चे से सभी ने। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखो। सर
हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है क्या, ना सर हम लोगों को यहाँ पे क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट्स। तो लिखो फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ इंक्लूड्स, अच्छा सभी को एनपीओ का वर्ड का मतलब समझ में आ गया, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गई, उसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया बेटा अभी तक जो भी पता है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो। एनपीओ वर्ड का मतलब समझ में आ गया, एनपीओ में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है ना, हम लोग इस टॉपिक में क्या करने वाले, कितना वेटेज है इसका, बरोबर, वेरी गुड बेटा। चलो आ जाओ। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ द एनपीओ इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं चलो बताओ मुझे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, receipt and payment account, income and expenditure account, एंड बैलेंस शीट। कभी कभी ये लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोल देते हैं इसको। So final account of the NPO includes receipt payment, income expenditure and balance sheet, बरोबर। अब आप सभी को मालूम है आज की दुनिया में दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, एज यू ऑल ऑफ यू नोज, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एक होती है, ए मुन्ना ध्यान देना, एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, ट्रेडिंग, ये हमने पढ़ लिया, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। एक होती है नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग मतलब किसकी बात चल रही है यहाँ पे, एनपीओ की। ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट, यस और नो। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी एनपीओ के फाइनल अकाउंट के बारे में हम लोग सारी जानकारी लेंगे, सारी जानकारी लेंगे। क्लियर, पक्की बात, डन। बेसिकली इसके ऊपर काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये लोग आप लोगों को पूछते हैं कि फीचर्स ऑफ एनपीओ बता दो। अब ये तो कॉमन सेंस है, जो मैंने अभी आपको मीनिंग बताया उसके हिसाब से भी आप एनपीओ के फीचर्स बता सकते हो। क्या बताओ बेटा, क्या फीचर्स हैं एनपीओ के? बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बस समाज सेवा करते हैं। सर किसकी सेवा? समाज की सेवा। सर समाज में किसकी सेवा? किसी आपका, हम लोग बोल सकते हैं क्लास ऑफ पीपल, मेंबर्स। अब जैसे डेक्कन जिम खाना, पुणे का डेक्कन जिम खाना क्लब है, उसमें डेक्कन जिम खाना उस एनपीओ के जो मेंबर्स है उन मेंबर्स को सर्विस देना। वहाँ पे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इनका नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सर्विस देना, है ना। समाज के अंदर में आर्ट को, कल्चर को, पुणे तिथे काय उणे, पुणे का कल्चर, पुणे की संस्कृति, एजुकेशन को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना, चैरिटी करना, यस और नो, हेल्थ रिलेटेड प्रमोशन करना, यस और नो। इनके जो मेंबर्स होते हैं, जो भी एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट, इसके भी मेंबर्स है, अध्यक्ष है, कमिटी है इनकी भी, इनके मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है। अगर कंपनी होती तो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रॉफिट का हिस्सा यानी डिविडेंड मिलता है, लेकिन एनपीओ के मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना है, कल्चर को, आर्ट को, एजुकेशन को प्रमोट करना है। मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा। जो भी इसके मेंबर्स रहेंगे उसी मेंबर्स में से कोई ना कोई मैनेजमेंट में इलेक्शन होके इलेक्ट होगा, अध्यक्ष बनेगा, यस और नो। क्लियर है?
इनके फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग P&L नहीं बनते, यहाँ पे रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर रहेगा। बरोबर है क्या? पक्की बात। यही सब इसके फीचर्स है, यही सब इसके फीचर्स है। देखो लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान देना। जैसे प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, बोलो बेटा क्या ऑब्जेक्टिव है? इज टू प्रोवाइड सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना। किसको बेटा? टू इट्स मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव not to earn profit, objective for promotion of art, education, culture, health, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। मेंबर्स डू नॉट गेट डिविडेंड सिंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। यस और नो? क्लियर है? उसके बाद सच कंसर्न, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ एनपीओ प्रिपेयर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सब फीचर्स है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब इसके क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है। यस और नो? यहां तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बोलो बेटा, बोलो। एनीबडी, एनीबडी। और एक और चीज लिख लो, मैनेजमेंट में कौन रहता है? इसकी मैनेजमेंट में कौन रहता है? कंसिस्ट। इसकी मैनेजमेंट में कौन रहता है? इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्शन होता है और उसमें से जो मेंबर सिलेक्ट हो गए वो ही सब ये मैनेजमेंट में रहते हैं, वो ही सारे मेंबर्स ये मैनेजमेंट में रहते हैं बेटा। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? चलो आगे। पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर? चलो, अब आपके मन में एक छोटू सा सवाल आएगा, सर एनपीओ के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे मीनवाइल कुछ बच्चे सोच सकते हैं ना कि सर एनपीओ ये नॉट फॉर प्रॉफिट है और आज तक हमने जो पढ़ा है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट है, आज तक जो पढ़ा है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। सर ये प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों में क्या अंतर है? काफ़ी बार बच्चे सोचते हैं ना, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऐसा लिखो नॉट फॉर प्रॉफिट। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एनपीओ। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों में डिफरेंसेस क्या है?
ये जितनी भी चीजें लिखवा के दे रहा हूं ना, मित्रा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, जो भी लिखवा के दो प्लीज अच्छे से सारी चीजें लिखना, प्लीज अच्छे से सारी चीजें लिखना बेटा। प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है? आ जाओ, आ जाओ बेटा। चल डन। सो सबसे पहला अंतर, सबसे पहला अंतर आप ही बताओ क्या डिफरेंस है? सबसे पहला वाला, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, पैसा पैसा पैसा, मला प्रॉफिट पाहिजे। ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव इसका नॉट टू अर्न प्रॉफिट। बरोबर है क्या? दूसरा डिफरेंस प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। इसके फाइनल अकाउंट में क्या होता है रे? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। यहां पे क्या रहेगा? रिसीट, पेमेंट अकाउंट, इनकम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यस और नो। यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉफिट या लॉस रहेगा। यहां पे जो आता है उसे प्रॉफिट नहीं, उसे सरप्लस बोलेंगे, सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट, यस और नो। ट्रायल बैलेंस की अगर बात करूं तो ये बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं। यहां ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पैसा आता है, रिसीट, पैसा गया, पेमेंट। ट्रायल बैलेंस का काम ही नहीं है, आया गया। बरोबर है? डन। चलो, यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार पहले पूछ लो। डन, वेरी गुड। और जो ओनर्स का फंड रहता है, यहां पे क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पे कैपिटल नहीं होता है, ओनर का कैपिटल नहीं होता है। सरप्लस, एक बच्चे ने सवाल पूछा सरप्लस यानी क्या? बड़ा दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर पुणे, रिसीट आई 1 साल में, डोनेशन आए, डोनेशन आए, उस समय का डोनेशन आया 1 लाख रुपए, उस परेड से रिलेटेड खर्चा हुआ 80,000, 20,000 सरप्लस। बरोबर है? समझ में आया? डोनेशन आया 1 लाख, उस परेड से रिलेटेड खर्चा 1,10,000 हो गया, 10,000 का डेफिसिट। क्लियर? कदम कदम, चलो आगे। यहां कैपिटल नहीं रहेगा, सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस रहेगा। सर ये सरप्लस कहां से आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से। और रिजर्व इन्होंने जो भी बना करके रखे होंगे पहले के, वो ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा बचा बचा के रिजर्व इकट्ठा किया होगा ना, बस वही। बरोबर है? कैपिटल फंड्स में वही रहता है। और क्या क्या आता है इसमें, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं ओनर्स फंड में, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। देखो कैसी सीधी लाइन मारता मैं एकदम। क्लियर? याद रहेगा अभी सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो एक बार। डन? पक्का? सर हमने काफी बार सुना है, प्लीज ध्यान देना, मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। सर हमने काफी बार सुना है कि जैसे एनपीओ को भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सर जब एनपीओ को ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं तो वो अकाउंटिंग क्यों करवाते हैं उनसे? सही है ना? सर जब उनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, जब प्रॉफिट अर्न करने का ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो काहे का इनकम टैक्स?
इनकम टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट पे। इनकम टैक्स किस पे लगता है बेटा? प्रॉफिट पे। एनपीओ को ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है क्या? नो। एनपीओ को इनकम कमाने के लिए बैठा है क्या? नो। तो सर फिर काहे सब इतना सब धतिंग कर रहे हैं लोग, ये इतना लफड़ा क्यों करने बोल रहे हैं हम लोगों को? मैं बताता हूँ। ताकि हर एक पैसे का हिसाब रहे, ताकि जिस पर्पस के लिए एनपीओ की हमने स्थापना की थी वो पर्पस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। काफ़ी लोग ऐसा देखा गया है पिछले दशकों में कि लोग फ्रॉड करने के लिए, पब्लिक का पैसा लूटने के लिए एनपीओ क्रिएट करते हैं, अपने बिजनेस की जो ब्लैक की इनकम एनपीओ में ट्रांसफ़र करते हैं। मालूम है एनपीओ के अंदर में टैक्स नहीं लगता है, तो अपने बिजनेस की प्रॉफिट वाली इनकम इधर डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये सब झंझट से बचने के लिए एनपीओ का अकाउंटिंग और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है। बट एनपीओ के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आती है, यस और नो। और एनपीओ को ऑडिट भी करना ज़रूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सर वापस बोलना, एनपीओ को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना ज़रूरी है। सर ऑडिट मतलब क्या? कभी आपका फ़ोन गलती से आपके मम्मी पापा या बड़ी बहन बड़े भैया के हाथ में लग गया ना, तो आपको ऑडिट का मीनिंग समझ में आ जाएगा। आपका फ़ोन गलती से उनके हाथ में लग गया, 5 मिनट के लिए पासवर्ड ओपन है, तो आपके फ़ोन को सब पूरा चेक कर लेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप के मैसेज, फेसबुक के मैसेजेस, गूगल की सर्च हिस्ट्री। मतलब उन्होंने आपके फ़ोन का क्या कर डाला? ऑडिट कर डाला। ऑडिट यानी चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामाइन करना, स्क्रूटिनाइज करना, एग्जामाइन करना, चेक करना। सर यहाँ पे किसका ऑडिट होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। सर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना, स्क्रूटिनाइज करना, एग्जामाइन करना, यस और नो। Audit is an independent examination of the books of accounts with a view to express an opinion. सर ये ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर क्या करता है? एनपीओ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। सर चेक करता है मतलब क्या करता है? एनपीओ जिस उद्देश्य के लिए फॉर्म हुई है, क्या उसी उद्देश्य के लिए वो खर्चा कर रही है? एनपीओ में कितना पैसा आया, उन सभी का अकाउंटिंग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए ऑडिटर ऑडिट करता है। और अगर किसी एनपीओ ने ऑडिट नहीं करवाया, तो उस एनपीओ को इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, उसे इनकम टैक्स में माफी नहीं मिलेगी। सो ऑडिट करवाना कंपलसरी है। डोंट वरी, ये ऑडिट बीटिट नहीं है 12th में, तो एक्स्ट्रा नॉलेज में ऐसे ही आपको दे रहा हूं। और ऑडिट किससे करवाना कंपलसरी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। यस और नो? पक्की बात, डन। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसा लेता है क्या? हाँ, लाखों रुपए खर्चा किया, पूरी जवानी खर्चा की, सीए बना, और तुम बोल रहे हो मैं पैसा ना लूँ? सॉरी गणपति बाप्पा, पैसा तो लूंगा ना मैं। यस और नो? क्लियर? पक्की बात, डन। चल, एनपीओ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आई सभी को। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान देना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से ध्यान देना। देन आ जा मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना एकदम प्यारे तरीके से। अब हम लोगों को, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हम लोगों को ये पढ़ना है, रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये ही सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। यस और नो? अब मैं धीरे से आपका रिसीट पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक बहुत नाजुक डोर से बंधा हुआ है, थोड़ा सा भी ध्यान गया तो टॉपिक गया। पहले बता रहा हूं, अगर ध्यान दिया लॉजिकली तो 12th का एनपीओ क्या या सीए कोर्स का एनपीओ क्या, कहीं का भी एनपीओ रहो, समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है? ध्यान देना है पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ। मैं अभी क्या स्टार्ट कर रहा हूँ बोलो? रिसीट पेमेंट अकाउंट। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह पे लेके आओ और अच्छे से ध्यान देना। रिसीट पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। डन? आ जाओ। और ये टॉपिक आगे भी आता है। हाँ,
ट्वेल्थ में तो इंपॉर्टेंट है ही। सबसे पहले अब मैं रिसीट पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रिसीट पेमेंट अकाउंट ये क्या चीज़ है, ये किसके जैसा है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एनपीओ के हमने फीचर देखे, एनपीओ और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन देखा, बरोबर है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है। धीरे से मैं रिसीट पेमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। रिसीट पेमेंट अकाउंट एनपीओ के फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है। रिसीट पेमेंट अकाउंट एनपीओ के फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है। अच्छे से ध्यान दो, अब ये क्या चीज़ है। मैं एक सेंटेंस में रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं और उसके बाद में आगे बहुत जानकारी इसके ऊपर दूंगा, लेकिन एक सेंटेंस में पूरी जानकारी को पहले देना चाहूंगा, सो अच्छे से ध्यान देना। रिसीट पेमेंट अकाउंट यानी आसान भाषा में, रिसीट पेमेंट अकाउंट यानी आसान भाषा में, आसान भाषा में, प्लीज ध्यान देना, आसान भाषा में आपका कैश बुक हो गया, खेल खत्म। सर क्या बात कर रहे हो, इतना आसान है क्या? हाँ, रिसीट पेमेंट अकाउंट यानी आसान भाषा में आपका कैश बुक, आसान भाषा में आपका कैश बुक। क्या ये आसान भाषा में आपका कैश बुक? सर मतलब कुछ नहीं है, एक टी शेप फॉर्मेट है, लेफ्ट साइड में रिसीट साइड, राइट साइड में पेमेंट साइड, लेकिन अंदर की बात स्टार्ट होती है अब रिसीट पेमेंट में कौन कौन से आइटम आते हैं, ये सबसे मेन चीज है। अब अच्छे से सुनना, रिसीट पेमेंट अकाउंट में स्प्रेड में, अब मेरे एक एक वर्ड की तरफ ध्यान देना, स्प्रेड में, स्प्रेड में, स्प्रेड में जितने भी, स्प्रेड में जितने भी रिसीट्स है कैश बैंक, वो सारी स्प्रेड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगी। फिर वो रिसीट चाहे पिछले पीरियड से रिलेटेड हो, करंट पीरियड से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो। सर वापस 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 नहीं समझा। स्प्रेड में जो भी आपको पैसा मिला, फिर वो चाहे रिलेटेड टू पास्ट हो, रिलेटेड टू फ्यूचर हो, रिलेटेड टू करंट पीरियड हो, मिला स्प्रेड में ना, फिर रिलेटेड कोई भी पीरियड से हो। सर एग्जांपल देना, पिछले पीरियड का सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी था, मान लो डेक्कन जिमखाना क्लब है, उसके अंदर में एक मेंबर है, जैसे मैं डेक्कन जिमखाना क्लब का मेंबर हूँ, साल का सब्सक्रिप्शन है 2 लाख रुपए, पिछले पीरियड का मेरा सब्सक्रिप्शन देना बाकी था, वो मैंने इस पीरियड में दिया, 19-20 का सब्सक्रिप्शन मैंने दिया 20-21 में, तो बोलो वो जो डेक्कन जिमखाना क्लब को 2 लाख रुपए मिला, वो कौन से पीरियड से रिलेटेड था? पिछले पीरियड का। मिला कब उसको? इस पीरियड में, तो वो 2 लाख रुपए इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में ले लेगा। कोई एक ऐसा मेंबर था जो लंदन जाने वाला है 5 साल के लिए, कहाँ जाएगा? लंदन, आने वाले 5 साल के लिए, तो उसने आने वाले 5 साल का सब्सक्रिप्शन अभी से दे दिया, फ्यूचर से रिलेटेड जो पैसा था वो अभी से दे दिया, तो वो भी इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। सो इस पीरियड में, इस पीरियड में, इस पीरियड में जो भी पैसा मिला, फिर वो रिलेटेड टू कोई भी पीरियड हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मिला इस पीरियड में ना, तो इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में आएगा। क्या समझे? क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? फिर वो रिलेटेड टू कोई भी पीरियड हो, इस पीरियड में रिसीव हुआ, रिसीव्ड इन करंट पीरियड, फिर कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो, लेकिन आएगा इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में। चलो आ जाओ, मैं यहां पे लिखता हूं, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। रिसीट पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है बेटा? ये ना 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 ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट
जो भी रहेगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर रहेगा। ये है रिसीट साइड अमाउंट, ये है पेमेंट साइड, और ये है अमाउंट। हाँ, ध्यान देना। सो रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में कौन सा पैसा आएगा? ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन करंट पीरियड। मान लो ये पीरियड कौन सा है, आपको समझाने के लिए बीस 21, यानी 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21, ये है करंट पीरियड। रिसीव्ड इन करंट पीरियड विच मे बी रिलेटेड टू एनी पीरियड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मुझे रिसीट साइड में यहां पे कौन से आइटम चाहिए? रिसीव्ड इन करंट पीरियड, फिर वो चाहे कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो, मिला अभी ना तो इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। और पेमेंट साइड में क्या आ जाएगा? ऑल पेमेंट्स मेड इन करंट पीरियड। फिर वो कोई भी पीरियड से रिलेटेड रहो, विच मे बी रिलेटेड which may be related to any पीरियड। सारे पेमेंट जो हमने करंट पीरियड में किया है, फिर वो कोई भी पीरियड से रिलेटेड रहो, ऑल पेमेंट्स मेड इन करंट पीरियड, फिर वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड रहो, किसी भी पीरियड से रिलेटेड रहो, किसी भी पीरियड से रिलेटेड रहो। करंट पीरियड में पे किया ना तो सारे पेमेंट यहाँ पे पेमेंट साइड में आ जाएंगे। मतलब रिसीट पेमेंट अकाउंट जो बन रहा है ना मुन्ना, ये कैश बेसिस पे बन रहा है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। यस और नो? सो रिसीट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द एनपीओ इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, नॉट ऑन एनपीओ बेसिस। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? डन? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो एक बार। डन? इस पीरियड में पैसा मिला तो इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में आएगा, इस पीरियड में पैसा गया तो रिसीट पेमेंट में आएगा। फिर वो जो पैसा मिल रहा है वो कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो, फिर चाहे मैं पैसा जो पे कर रहा हूं वो कोई भी पीरियड से रिलेटेड रहो। मैं बार बार रबर की तरह इसको 50-50 बार बता रहा हूं, मतलब समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। समझे ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जैसे मेरा एक एम्प्लॉई है एनपीओ में, दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में पुजारी है ना? मस्जिद के अंदर में मौलवी है, चर्च के अंदर में फादर है, इनको भी सैलरी मिलती होगी, बेचारा इनका भी घरदार है। तो ये एनपीओ का, मंदिर मस्जिद चर्च का जो मौलवी है, पुजारी है, फादर है, ये छुट्टी पे जा रहा है 2 महीने के लिए। उसने बोला साहब मुझे आने वाले 2 महीने का पगार अभी दे दो, या आने वाले 6 महीने का पगार अभी दे दो। सो हमने उसको आज ही पेमेंट दे दिया, फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर का पगार आज ही दे दिया। तो बोलो रिसीट पेमेंट के पेमेंट में आएगा क्या? हाँ, इस पीरियड में पे किया, फिर वो कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो, फ्यूचर से, प्रेजेंट से, पास्ट से। इस पीरियड में पे किया ना तो इस पीरियड के पेमेंट में आएगा। इस पीरियड में, इस पीरियड में, इस पीरियड में
अगर मिला तो वो इस अपने रिसीट साइड में आ जाएगा। यस और नो? क्लियर? पक्का? ये फटाक से पहले लिख लो। लिखो बेटा। चलो यहां तक समझा? पक्का? डन? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट असं कोड? अरे कळालं करे? ए पंकज सर, एक सेकंड इधर आना। वो आप जो पंकज सर को कॉल करते हो, काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं सर पंकज सर कौन है। एक दो बच्चों ने पूछा सर पंकज सर कौन है, मुझे मैसेज आया था एक बार वीडियो लेक्चर में बुलाना। आ जाओ सर, आज पंकज सर को भी देख लो। हमारे मित्र, हमारे ऑफिस के सर्वे सर्वा, हमारे मैनेजर, सब भाग दौड़ पंकज सर के हाथ में है। अच्छा पंकज सर ऐसे क्यों दिख रहे हैं? इनकी तबीयत खराब नहीं है, इन्होंने हरे कलर का शर्ट पहना, थोड़ा सा डार्क ग्रीन मेहंदी कलर है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आज मैं बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि पंकज सर कौन है, तो आज एक बार देख लो। डन? थैंक यू। चलो क्लियर है बेटा सबको सारी चीज? हाँ हाँ, अकाउंट का 12th का। हाँ हाँ बता दो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? और रिसीट पेमेंट अकाउंट अक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस स्प्रेड से रिलेटेड इनकम इस स्प्रेड में आनी चाहिए, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो। वो बोलता है उधारी के भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, लेकिन रिसीट पेमेंट उधारी को नहीं मानता। ये बोलता पैसा आया तो रिसीट, फिर वो पैसा कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो, पैसा गया तो पेमेंट, फिर वो कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो। यस और नो? हाँ यस यस यस। हाँ बच्चों, हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज फ्रॉम 17th of August. Test will be conducted on Tuesday, Thursday and Saturday every week. तो ये मैसेज आपको आ जाएगा पंकज सर की तरफ से। तो टेस्ट सीरीज के लिए सभी ने प्रिपेयर रहना है, बरोबर है। जो कोई भी बच्चा लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, टेस्ट सीरीज का टाइमिंग भी आपको आ जाएगा। सूटेबल टाइम आपने सजेस्ट कर देना है अभी के अभी मुझे। जो बच्चे लाइव लेक्चर देख रहे हैं तो मैं टाइमिंग पंकज सर को बता देता हूँ। क्या सूटेबल टाइमिंग रहेगा? टेस्ट कब दे पाओगे आप ऐप के ऊपर? सूटेबल टाइमिंग सर इवनिंग 6। अबे 6 कहां से रहेगा? अपना लेक्चर रहता है ना शाम में 6 बजे। 6 नहीं ना, टाइमिंग इसका दोपहर में 12 बजे रखे। दोनों पे कॉलेज में बैठ के टेस्ट दे देना। 4 बजे, 4 बजे दोपहर में 4 बजे। फोर PM ओके चलेगा सबको? चलेगा चलेगा 4 PM। अरे 8 बजे तुम खाना खाने का टाइम है, 8 बजे क्या करोगे टेस्ट देके? अरे आपको कौन सा लाइव थोड़ी आना है, कट्टा 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 बटन दबाना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाँ चलो ओके। हाँ MCQ भी रहेगा, राइटिंग भी रहेगा। चलो ठीक है, कॉलेज रहता है कुछ बच्चों का बोल रहे, तो इवनिंग 8 बजे। इवनिंग 8 PM। पंकज सर शाम में 8 बजे। क्यों आपको 8 बजे के पहले लाइव करना पड़ेगा क्या? आप कर सकते हैं दोपहर में भी। चलो फिर इवनिंग 8 PM डन? डन ओके। चलो आ जाओ। अब रिसीट पेमेंट के बारे में एक बार अच्छे से बता दिया मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें एक बार सुन लेना, बहुत काम की चीज़ें। मैंने जो भी चीज़ें बताई ना इसको हल्के में मत लेना। नो एक बच्चा देखो क्या बोल रहा है, नॉमिनल अकाउंट है क्या? अरे बेटा रिसीट पेमेंट अकाउंट, अंदर की बात बताओ, रिसीट पेमेंट अकाउंट is like a cash book.
like a cash book, like a cash book, yes or no? जिसमें सारे कैश बैंक ट्रांजेक्शन है, ऑल कैश बैंक रिसीट इधर, ऑल कैश बैंक पेमेंट इधर, लाइक अ कैश बुक, बरोबर है। ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बेस तैयार करता है, बरोबर, डन। अच्छा, इसमें सारे टाइप की रिसीट आ जाएगी, जैसे मेरी बात सुनना, इसमें ऑल रिसीट्स कवर्ड, ऑल रिसीट्स, ऑल रिसीट्स, फिर वो चाहे कैपिटल रिसीट हो चाहे रेवेन्यू हो, ऑल पेमेंट्स, जैसे मैंने बुलडोजर खरीदा 10 लाख दिया, सैलरी दिया, कार खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, कोई भी पेमेंट्स हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, सारा पैसा, ऑल पेमेंट, ऑल पेमेंट। रिसीट पेमेंट अकाउंट डू नॉट फॉलो अक्रूअल कॉन्सेप्ट और मर्केंटाइल सिस्टम, यस और नो? डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई अगर डाउट है तो पूछो। एक बच्चे ने पूछा सर इसका नेचर क्या है? रियल अकाउंट, लिख ले। क्लियर? पक्का? डन। ओ हो, एक बच्चा बोलता सर रिसीट डेबिट साइड में कैसे? कैसे मारू क्या कान के नीचे तेरे? बोल पैसा आया तेरे पास, माल बेचा पैसा आया, किधर लिखता रे तू? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डेबिट साइड में लिखता है ना, माल बेच के आया तो पैसा। कौन है हार्ट अटैक दिलवा रहा है मुझे? वरद। धरु कान के नीचे। और पेमेंट किया तो क्रेडिट में करती होगी नहीं, जैसे सैलरी दिया, बाय सैलरी टू कैश, कार खरीदा, बाय कार टू कैश, सारे पेमेंट कैश कम कैश बड़ी। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? असं कोड यांनी स्टूडेंट यांनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? क्लियर? पक्का? डन 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 डन। सो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं आज आपको एनपीओ का मीनिंग समझ में आ गया? एनपीओ में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, एनपीओ में हम लोग क्यों फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? आई थिंक ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? पक्का? डन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा हाँ, घर पे आज के आज रिवाइज कर लेना।